ऑब्चुरेशन ऑब्चुरेशन बेसिकली अगर इन केस हम बात करें सो इट इज़ स्टेप जिसमें हम लोगों को रूट कैनाल्स को 3 डायमेंशनली सील करने की बात करी जा रही है। ठीक है, वाई डू वी हैव टू डू इट इज़ बिकॉज हमने जिस तरीके से क्लीनिंग करी है, हमने जिस तरीके से पैसेज क्लियर किया है, तो ऑब्चुरेशन एक ही वजह से करा जाता है कि नथिंग शुड गो इनसाइड एंड नथिंग गुड शुड कम आउटसाइड बेसिकली। सो पेरियोपाइकली अगर इन केस देखें तो अंदर से ऊपर तक पूरा का पूरा एक सील होना चाहिए प्रॉपर तरीके से, जिसमें कुछ भी मटेरियल चाहे लिक्विड हो चाहे कुछ भी हो पास ना हो पाए। इसी वजह से ऑब्चुरेशन को बताने के लिए कुछ एक टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल करी गई। वो टर्मिनोलॉजी में सबसे पहले जैसे अगर इनकी बात करें तो हर्मेटिक सील एक नाम लिया गया जो आप लोगों ने कभी सुना हो। ठीक है, वो हर्मेटिक सील बेसिकली क्या थी, एक अगर इनकेस तुम लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो तो एग्जॉस्ट यूज़ करते थे। एग्जॉस्ट पता क्या है? भूत भगाने वाले। ये बेसिकली करते क्या थे, एक सर्कल बनाते थे, उस सर्कल के अंदर बेसिकली एक सर्कल होता था, एक सर्कल के अंदर एक स्क्वायर होता था एंड एक स्क्वायर के अंदर एक ट्रायंगल होता था एंड उसके ऊपर एक वेट इस तरीके से खाली रहता था। ओके, तो होता क्या था कि व्हाट दे वाज यूज्ड टू डू कि ये स्पिरिट इस तरीके से कुछ अंदर होकर के आएगी एंड आने के बाद में इसको एक जगह पे वो हैंग करके रोटेट कर देते थे, तो अंदर ही लॉक रह जाती थी। ठीक है, सो एग्जॉशन में ये यूज़ करा जाता था। ये हर्मेटिक नाम इंस्ट्रूमेंट का था जिसको यूज़ करने के लिए ऑब्चुरेशन का एक डेफिनेशन बताई गई कि इट शुड फॉर्म अ हर्मेटिक सील। मतलब ये हुआ कि ये अंदर पैक हो जाए, लॉक हो जाए, और जब ये अंदर पैक हो जाए तो ये कभी बाहर निकल ना पाए। इस वजह से टर्म डाला गया था हर्मेटिक। ओके, अब ये तो बेसिकली हो गई पुरानी कहानी। अब इसके बाद में जब नया टर्म्स आए, नई चीज़ें आई, कुछ आई, तो लोगों को पता चला कि अपाइकल एरिया में भाई बड़े बड़े एब्सेस भी हो जाते हैं कई बार। सो उन्होंने एक नया टर्म निकाला कि ये जो अंदर यहाँ पे जो पस है या जो भी है फ्लूइड्स हैं, ये ऊपर की तरफ ना आ पाए, तो उन्होंने नया टर्म निकाला फ्लूइड टाइट सील। ये भी सुना होगा, फ्लूइड टाइट सील जैसा होना चाहिए। ओके, ये जब भी चला गया उसके बाद में भी कुछ ऐसे टीथ हुए जैसे फैंटम टूथ जिसको बोला जाता है, या फिर आपकी फिनिक्स एब्सेस जैसे केसेस हो गए जिसमें ये बेसिकली सिर्फ फ्लूइड ही नहीं गैसेस भी रिलीज करते थे। तो ये गैसेस भी अगर इन केस ना निकल सकें, ऐसा सील बने, तो उसका नाम डाला गया एयर टाइट सील। तो जैसे आप लोगों को पता चला कि वो मैकेनिकल प्रिपरेशन एक नया टर्म होता है, वैसे ही एयर टाइट सील इज द लेटेस्ट टर्म दैट हैज बीन यूज्ड फॉर ऑब्जर्वेशन। तो आपका उतना टाइट होना चाहिए ये सील कि इसमें हवा भी पास ना हो सके। ठीक, बात समझ में? तो दिस इज द क्राइटेरिया जिसको हम लोगों को बनाना है। अब इसको बनाने के लिए बेसिकली अलग अलग कॉन्सेप्ट्स, अलग अलग मटेरियल्स के बारे में बात करी गई, इसको हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ में लेंगे, लेकिन क्लिनिकली हमें करना क्या है हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले टेक्निक्स के बारे में। ओके, आप लोगों को अभी तक मैंने बीएमपी के बारे में स्टेप बैक काउंट डाउन सब कुछ बता चुके हैं एंड बताने के बाद में हम लोगों ने ये भी पता कर लिया कि ये है आपका माइनर कंस्ट्रक्शन। माइनर कंस्ट्रक्शन से 5 mm ऊपर जाने के बाद में हम इसका कॉन्टिन्यूअस टेपर बना देंगे। टेपर कैसे बनाएंगे कि आपने इसको पहले तो वाइडनिंग किया, सो इनिशियल फाइल लिया, इनिशियल फाइल लेने के बाद में मास्टर अपाइकल लिया, मास्टर अपाइकल के बाद में 5 mm अप गए एंड देन यू गॉट दिस फिगर। ठीक, इसको हम लोगों ने लेटरल स्क्रैपिंग किया, स्क्रैपिंग करने के बाद में इस तरीके का कॉन्टिन्यूअस टेपर आ गया। अब इसको जब आपको सील करना है तो सील करने के लिए जैसे तुम लोगों को नॉर्मली पता है कि लेटरल कॉम्पैक्शन टेक्निक ये हर कोई करता है एंड वेरी यूजफुल टेक्निक। लेटरल कॉम्पैक्शन टेक्निक पुरानी टेक्निक है। लेटरल कॉम्पैक्शन टेक्निक में बेसिकली करना क्या है कि एक मास्टर कोन स्नगली फिट यहाँ हो जाए एंड बाकी के सारे लेटरल और एसेसरी कोन्स हम यहाँ पे आते आते फिक्स करते जाए विद द सीलर इन। ठीक है, दिस इज लेटरल कॉम्पैक्शन और कुछ नहीं करने के लिए स्प्रेडर से एक साइड करते जाओ एंड फिक्स करते जाओ। दिस इज पुरानी ओल्ड टेक्निक। अब आज के तारीख में बेसिकली आप लोगों को हमने सिंगल फाइल सिस्टम्स के बारे में भी बताया है, रोटरीज के बारे में बताया है जो 6% 4% टेपर्स के हिसाब से आते हैं। तो आप लोगों को टेपर्स के बारे में आइडिया है जो आप लोगों ने फाइल्स में देखी हैं। ठीक, अब बेसिकली क्या हुआ कि यही फाइल थी, यही कैनाल थी,
कैनाल का आपने यहाँ से माइनर कंस्ट्रक्शन पे आपने फाइल का इनिशियल फाइल साइज ले लिया। इनिशियल फाइल साइज के बाद से आपने इसको ओपन किया ट्वाइस एंड देन वेंट फॉर द रोटरी। यही कॉन्सेप्ट किया है आपने। अब बेसिकली आपने जब ये रोटरी लिया है तो इसी रोटरी का करस्पॉन्डिंग जीपी है, ठीक है। इस वाली टेक्निक को बोलते हैं सिंगल कोन टेक्निक, ठीक है। अब सिंगल कोन को करने के लिए बेसिकली करना क्या है कि आपको एक सिंगल कोन, सपोजिटली आपने 6% का प्रिपरेशन किया। अब ये जो 6% या 4% आते हैं ये स्टार्ट होते हैं 20 नंबर, 25 नंबर, 30 नंबर, 35 नंबर, 40 नंबर, इस तरीके से सीक्वेंस जाता है टिल 40। तो मतलब 40 नंबर तक का मेरा 6% और 4% का जीपी भी मिलता है, ठीक। तो सपोजिटली ये थी आपकी इनिशियल फाइल में 15 या 20, तो आपने 40 तक की कर ली क्योंकि 40 तक का मैक्सिमम साइज उन्होंने बताया भी है। तो 40 तक का आपका जीपी अवेलेबल है, ठीक है। अगर इनकेस ये 20 है तो 20 तक का है। बात समझ में आती है। अब बेसिकली करना क्या है, ये जो कोन है इस कोन के ऊपर यहाँ पे लेंथ लिखी हुई है एंड इस कोन को आपको सीलर के ऊपर कोट करना है। कोट करने के बाद में इसके अंदर प्लेस करना है, लेकिन उसके पहले आपको एक टेक्निक करनी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं डग बैक एंड मास्टर कोन। ये मास्टर कोन बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। अगर इन केस मैंने ऑब्जर्वेशन करना है और ऑब्जर्वेशन करने में सीलर प्लेस करने से पहले हमने अगर मास्टर कोन का रेडियोग्राफ नहीं लिया, सो देयर आर हाई पॉसिबिलिटीज कि आपका छोटा सा भी पॉइंट शिफ्ट हो जाए। बहुत एक्सपर्टाइज चाहिए होता है कि आपको ये पता चल सके रेडियोग्राफ में कि ये सीलर के साथ है कि ये प्लेन जीपी है। तो इनिशियल स्टेजेस में आप सीलर कोट करके फाइनल ऑब्जर्वेट करने का रेडियोग्राफ ना लें। हमेशा ये ध्यान रखें कि आपको मास्टर कोन ज़रूर होना चाहिए, मास्टर कोन विदाउट सीलर होना चाहिए, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है विदाउट सीलर, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। इसके बाद में बेसिकली अगर इनकेस आपको उसको अप एंड डाउन करना है, सपोजिटली आपका ये जो कोन था ये कोन यहाँ से शिफ्ट होकर के बाहर आ गया। आपको कुछ एक रेडियोग्राफ दिखाऊंगा जिसमें हमारा कोन बाहर निकला था। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, एक रेडियोग्राफ के हिसाब से एक आर्बिट्ररी लेंथ आपको देखते देखते आइडिया लग जाता है कि मुझे 0.51, 1.52 mm कितना रिड्यूस करना है। अकॉर्डिंगली इसको आप यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हैं। इसको आप काट दीजिए, काटने के बाद में चेंज मत करिए, इसको काट दीजिए, काटने के बाद में सेम ऑब्जर्वेशन इससे कर सकते हैं। सो दिस इज सिंगल कोन, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली उसमें हम लोगों के पास में अब जो सीलर्स हैं वो सीलर्स रेजिन बेस्ड सीलर्स हैं, ठीक है, या मेडिकेटेड सीलर्स हैं। जिंक ऑक्साइड यूजल अब हार्डली कोई यूज़ करता है, बहुत पुराना हो गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करेंगे या फिर रेजिन बेस्ड यूज़ करेंगे, नॉर्मली आदमी यही कर रहा है, या एंडामेथोजन यूज़ करेंगे। करना क्या है बेसिकली, अब इसी के साथ में एक और टर्म आता है जिसको हम लोग मोनोब्लॉक बोलते हैं। ये सुना है मोनोब्लॉक? मोनोब्लॉक कॉन्सेप्ट, ये मोनोब्लॉक कॉन्सेप्ट थियोरेटिकल है बट इसका क्लिनिकल रेलेवेंस बहुत अच्छी है। वो मैं आपको बताता हूँ हम लोगों को करना क्या है। अभी तक हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ रेडियोग्राफ में इस तरीके के जीपी भरे हुए दिखते थे जो हमने खुद ने डाले थे लेटर कॉम्पैक्शन टेक्निक में, ठीक है। हुआ क्या बेसिकली, ये सारे के सारे दांत मेजॉरिटी में कई बार फेल होने स्टार्ट हो गए बिकॉज ऑफ दीज वॉइड्स इन बिटवीन। होता क्या था कि आपको करना तो था फ्लूट टाइट सील, एयर टाइट सील, लेकिन ये जो वॉइड्स थे ये नीचे के पैसेजेस को हेल्प करते थे या फिर ऊपर से भी पर्कुलेशन होता था, दोनों तरफ से, ठीक है। इसको रोकने के लिए बेसिकली उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट निकाला जिसको बोलते हैं मोनोब्लॉक कॉन्सेप्ट। अब ये मोनोब्लॉक कॉन्सेप्ट है क्या, बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह तक एक पूरा का पूरा सेगमेंट होना चाहिए जिसमें कहीं पे भी बीच में गैप नहीं होना चाहिए, ठीक। तो ये जब कॉन्सेप्ट आया तो उन्होंने कुछ एक नए टेक्निक्स निकाले जिसमें उन्होंने जीपी को हीट किया। हीट करने के बाद में थर्मोप्लास्टिसाइज गट्टा पड़ता सुना होगा, थर्मोप्लास्टिसाइज, तो ये उन्होंने इसका टेक्निक निकाला, ठीक है। या फिर रेजिन के साथ में निकाला जिसको हम लोग एपिफेनी जानते हैं, विच इज नाउ नॉट यूज्ड मच बिकॉज एक्सपेंसिव बहुत था फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंडली इसको कैनाल के अंदर से निकालना बहुत डिफिकल्ट था, ठीक है। तो इनके बीच एंड दिस इंस्ट्रूमेंट, ये जैसे ऑप्चुरा हो गया, थर्मोप्लास्टिसाइज वाला, दीज आर वेरी एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स।
हर कोई नहीं खरीदता है। सेकेंडली इनकी जो टिप्स आती हैं वो बहुत बड़े साइज की होती हैं, सो अगर इनके माइनर कैनाल्स हैं तो उसमें फ्लो भी नहीं करता कई बार, सो इट इज़ नॉट यूज मच इन डेंटिस्ट्री नाउ। इसके बीच का रास्ता इन्होंने निकाला इस मोनोब्लॉक को बनाने का, कि आप सीलर ले लो रेजिन का, जैसे सपोजली आपने ले लिया ए स्प्रेस टाइप का सीलर ले लो, ठीक है। सो व्हेन यू हैव दिस टाइप ऑफ, या फिर एपॉक्सी रेजिन सीलर्स ले लो, ठीक है। ये जो सीलर्स होते हैं बेसिकली इनका क्या होता है कि क्रीमी मिक्स बनता है ये, एंड ये धीमे धीमे अपने आप को ये सेल्फ सेट होना स्टार्ट हो जाता है, एंड बहुत जल्दी सेल्फ रिजॉर्वेबल नहीं होता है, मतलब ये खुद से वॉइड्स नहीं बनाता। तो बेसिकली अगर इनकेस मैं आपको इतने सारे गैप्स के बजाय सिर्फ 2 इंटरफेस दे दूँ, मतलब एक ऐसा एक जीपी जिसके ऊपर आपने अपना ये वाला सीलर कोट कर रखा है जो कि रेजिन बेस्ड है इस तरीके से, तो करीब करीब हम मोनोब्लॉक की तरफ पहुंच जाते हैं, ठीक। तो जो इंटरफेस है बेसिकली वो सिर्फ एक इस तरफ का बचता है जो डेंटिन और सीलर के बीच में है, एंड सीलर एंड जीपी के बीच में सिर्फ 2 ही इंटरफेस बने ना, एक यहाँ पे बना और एक यहाँ पे बना, 1 and 2, तो बहुत कम हो गया, ठीक है। इस वजह से ये सिंगल कोन टेक्निक काफ़ी हिट हो गई एंड रेजिन बेस्ड सीलर्स भी हिट हो गए, ठीक है। सो मोनोब्लॉक अच्छा बन जाता है इससे, ये बात समझ में है। तो आज की टेक्निक में अगर इनकेस किसी को बोलें कि आपका ऑब्जर्वेशन का आइडियल प्रोटोकॉल क्या है या कैसा होना चाहिए, तो पहला एयर टाइट सील होना चाहिए, एंड व्हाट शुड बी लुक लाइक, या कैसा होना चाहिए रेडियोग्राफ में, इट शुड लुक लाइक अ मोनोब्लॉक, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक एक ही ब्लॉक है। सर अगर हैंड फाइल से करें आप तो फिर भी सिंगल कोन यूज कर सकते हैं? नहीं, हैंड फाइल से अगर आप यूज़ करोगे तो हैंड फाइल की अलग टेपर होता है, ये हम रोटरी की बात कर रहे हैं। अगर आप हैंड फाइल से यूज़ कर रहे हो तब तो आपको कन्वेंशनल टेक्निक पे लेटर कॉम्पैक्शन करना होगा, लेकिन लेटेस्ट ट्रेंड्स में अगर हम लोग बात करें तो आप सिंगल फाइल सिस्टम्स, मतलब आपने सिंगल रोटरी यूज़ करी तो सिंगल कोन यूज़ किया। बात समझ में आ गई? क्लियर है? अब बेसिकली इसके बाद में हम लोग जो बात करते हैं, ये तो हो गए टेक्निक्स, ठीक है। तो सिंगल कोन टेक्निक होगी और लेटरल कॉम्पैक्शन, यही नॉर्मली हम 2 क्लिनिक्स में करते हैं, बाकी थ्योरेटिकल में जाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में आ जाता है कंडीशंस, किस कंडीशन में हमें कौन से तरीके का ऑब्जर्वेशन करना चाहिए और क्या करना चाहिए बेसिकली। तो मेरा ये पर्सनल मानना है कि अगर इनकेस आपके पास में पेरिअपाइकल पैथोलॉजी है, आप सिंगल कोन के साथ मेडिकेटेड सीलर लें। मेडिकेटेड सीलर किसके होते हैं? एंडोमिथाजोन के या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के, दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं, ठीक है। तो सिंगल कोन ले लीजिए, एंड आई पर्सनली गो फॉर सिंगल कोन टेक्निक्स नाउ, ठीक है। वेरी क्विक एंड पेशेंट के लिए भी प्रॉब्लमेटिक नहीं होता है, वो स्प्रेडर एंड ऑल दोज थिंग्स आर ऑल ऑब्सोल्यूट नाउ, सो सिंगल कोन्स आर गुड फॉर मोनोब्लॉक आल्सो। अगर इन केस कर्व्ड कैनाल्स हैं, मतलब इस तरीके की कैनाल्स हैं या फिर डायलेसरेटेड है, इस तरीके की कैनाल्स हैं, अगेन सिंगल कोन लो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लो, ठीक है। किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं देने वाला, या फिर रेजिन बेस्ड सीलर भी ले सकते हैं। अब ये रेजिन बेस्ड सीलर के साथ में एडवांटेज ये है कि इट हैज़ गुड फ्लो, तो उन एरियाज में जहाँ पे हो सकता है आपका ये सिंगल कोन ना जाए, वहाँ पे वो सीलर अपने आप उस जगह में परकुलेट कर जाए, ठीक है। सो इट कैन फ्लो। इसके बाद में बेसिकली आ जाता है परफोरेटेड, जहाँ पे परफोरेशन रिपेयर किया हुआ है आपने, वहाँ पे आप सिंगल कोन के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सीलर ही लें, डोंट गो फॉर एनी अदर सीलर। रेजिन तो बिल्कुल भी नहीं, रीजन बीइंग कि रेजिन इज नॉट अ बायोकम्पैटिबल मटेरियल,
आप उसको पेरियापाइकल एरियाज में नहीं डालना चाहते, यू डोंट वांट एनी पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन टू हैपन, ठीक है। तो उस वाले केसेस में सिर्फ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेसिकली सीलर डालें। उसमें से भी अगर इन केस में मेरे से ब्रांड पूछो तो AH जो सीलर है, दिस इज अ गुड सीलर, यू कैन यूज द सीलर, ठीक है। उसके बाद में बेसिकली आ जाता है वेन टू ऑब्चुरेट। आगे चले, इसके बाद में बेसिकली आ जाता है कि आपको अब ऑब्चुरेट कब करना है। ऑब्चुरेट करने के लिए बहुत क्लियरली टेक्स्ट में भी लिखा हुआ है, आपको भी पता है कि बेसिकली किसी तरीके की उसमें ओजिंग नहीं होनी चाहिए, सेकेंडली किसी भी तरीके की कोई स्मेल नहीं होनी चाहिए। अगर इनकेस आपके पेपर पॉइंट में किसी भी तरीके का कोई डिस्चार्ज आ रहा है या आपको उसमें स्मेल आ रही है, फाउल स्मेल, तो इट इज नॉट द राइट टाइम टू प्लेस अ जीपी। पेशेंट सिम्प्टोमेटिक भी हो, पेशेंट इज सिम्प्टोमेटिक, सर अगर इसमें दोनों केसेस हो कि पैथोलॉजी का भी है और परफोरेशन भी है, अगर इनकेस पैथोलॉजी भी है एंड परफोरेशन है, अगेन वही वाली बात हो जाएगी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। भाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज गुड फॉर पैथोलॉजी आल्सो एंड परफोरेशन में तो 100% है। कर्व कैनाल और पैथोलॉजी, हैं? सर कर्व कैनाल और पैथोलॉजी दोनों है। कर्व कैनाल्स एंड पैथोलॉजी अगर इनकेस अगेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जहाँ पे भी आपका वो वाला पॉइंट है कि जहाँ पे यू नो यू हैव टू गो फॉर दैट सीलर विच इज मोर प्रॉब्लमेटिक वाला जो साइट है, चाहे वो परफोरेशन हो चाहे वो पैथोलॉजी हो, विच हैज टू बी टेकन केयर ऑफ, तो उस वाले एरिया में हमें रिपेयर भी कराना है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विल ऑलवेज बी अ बेटर ऑप्शन। ये है, बात समझ में आ गई। सो बेसिकली अब इसमें ये है कि नेक्स्ट जो आता है मटेरियल्स यूज। अब ये जो मटेरियल्स यूज है, इस मटेरियल यूज में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि हमारे बेसिकली ऑब्जर्वेशन के लिए मटेरियल्स हैं कौन कौन से अवेलेबल। तो सबसे पहले आता है गट्टा पर्चा, सेकेंड नंबर पे आता है MTA, इसके बाद में MTA फिलापेक्स एक मटेरियल आया जो ये बोलता है कि हम डायरेक्टली भी फिल करे जा सकते हैं, ये बेसिकली डेंटल एर्नी का है, ठीक है। अब GP हम लोग ज़माने से इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं। GP अगर इनकेस आप हमसे बात करिए कि क्या हम परफोरेशन वाले जगह पे डालें, तो मैं पर्सनली बोलूँगा कि मत डालें, ठीक है। आप पेरियापाइकल पैथोलॉजी में भी डाल सकते हैं, आप हर जगह पे डाल सकते हैं GP, लेकिन परफोरेशन रिपेयर्स के लिए अगर इनकेस आप प्योर ऑब्जर्वेशन MTA की करें तो ज़्यादा बेटर होता है। रीज़न बीइंग कि इट विल फ्लो इनटू दोज परफोरेशन एरियाज आल्सो एंड विल सील द इफेक्ट्स आल्सो। सो दीज आर द केसेस जिसमें आप नॉर्मल या फिर पैथोलॉजी में डालें चलेगा, MTA परफोरेशन में डालें which is a good this thing, and blunderbuss में डालें जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम बात करी थी। ब्लंडरबस कैनाल्स में अगर आप पूरा का पूरा MTA से सील कर दें तो ज़्यादा बेटर है। इसके बाद में आता है MTA फिलापेक्स, ये बेसिकली नॉर्मल वाइड कैनाल्स में आप डाल सकते हैं, ठीक है। रेजिन बेस्ड कॉम्बिनेशन है MTA का। फिलापेक्स में बेसिकली एपॉक्सी रेजिन प्लस MTA का एक कॉम्बिनेशन होता है जो सेल्फ एक्टिवेट हो जाता है। सो दीज आर 2 ट्यूब्स, इसके आगे एक नोजल है सिंगल ट्यूब की, सो व्हेन यू प्रेस द प्लंजर वो अंदर जा करके मिक्स होकर के निकलता है। एंड MTA बीइंग बायोकम्पैटिबल एंड रेजिन सील्स द वॉल्स, उसे पूरा का पूरा सील हो जाता है। सो दिस इज इट। एक्सपेंसिव मटेरियल कैन नॉट बी यूज्ड वेरी ऑफन, तो हमारे पास में यही 2 ऑप्शन बचते हैं। तो इस वजह से आप इन्हीं 2 ऑप्शन पे ही फोकस करिए। क्लिनिक्स में अगर परफोरेशन आए और ब्लंडरबस आए तो मेजॉरिटी में आप MTA के लिए जाएं, क्योंकि होता क्या है ब्लंडरबस वाली कैनाल्स के साथ में प्रॉब्लम ये होती है कि ये आगे से ओपन होती हैं। सो हो सकता है कोई एक टिप बाहर की तरफ निकल जाए, एक टिप और बाहर की तरफ निकल जाए और बाकी सारी टिप्स इस तरीके से सेट हो। सो इफ देयर इज अ GP कमिंग आउटसाइड द कैनाल, दैट इज अगेन अ डिजास्टर, वो आपको करना ही नहीं है, ठीक है। या फिर हो सकता है आपने सिंगल कोन करा हो, यू हैव गॉन फॉर अ सिंगल कोन। कई बार ऐसे भी हो जाता है कि हमने पता चला सिंगल कोन से किया, सिंगल कोन करने के बाद में ये जो टिप थी, व्हेन यू रिमूव द एक्स्ट्रा फ्रॉम द पल्प चेंबर इट पुशेस डाउन एंड उसकी वजह से ये पेरियापाइकल कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे वाले केसेस में आप MTA करें।
एक और टेक्निक बोली जाती है नॉर्मली, जैसे जब हम लोग ऑब्जर्वेट करते हैं कि आप ये वाले एरिया को एमटीए से सील कर दो, प्लग बना दो, जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम बात करी थी। सर ओपन रूट एपेक्स बोलते हैं ना। ब्लेंडर बस इज ओपन रूट एपेक्स, ठीक है। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, जो अपाइकल थर्ड है, अगर इनके सारा ब्लीडिंग सब कुछ खत्म हो चुकी है, ड्राई हो चुका है, सो सील इट विद द एमटीए प्लग 3-4 मिलीमीटर का, एंड ऊपर से ऑब्चुरेट कर दो, सो यू कैन सेव ऑन मटेरियल, आपका पैसा एमटीए का बच जाएगा, ठीक है। पूरा भी सील, पूरा कंप्लीट सील कर सकते हैं। पूरा भी कर सकते हैं, टेक्स्ट तो बोलता है कि पूरा कर दो, लेकिन दैट डज नॉट मेक सेंस। भाई आपका ऊपर वाली कैनाल में कोई ऐसी प्रॉब्लम तो है नहीं, मेजर में आपका अपाइकल थर्ड इशू था, अपाइकल थर्ड में अपाइकल प्लग बना दो, एंड ऊपर नेचुरल नॉर्मल ऑब्चुरेट कर दो। बात समझ में आ गई? पोस्ट ऑब्चुरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता क्या है, मेनी अ टाइम्स व्हेनेवर वी आर गोइंग, हाँ इसके पहले मैं आपको एक चीज बताऊं, देयर इज अ लॉट ऑफ टॉक गोइंग अबाउट अपाइकल पफ, बहुत बात चल रही है अपाइकल पफ की, एवरीबडी इज रनिंग आफ्टर दिस अपाइकल पफ। है क्या अपाइकल पफ? ये आपने कैनाल ली, आपने इसके अंदर इस तरीके का सीलर फ्लो कर दिया, दैट्स अपाइकल पफ, ठीक है। ये बनता सिर्फ सीलर की वजह से ही है, और किसी वजह से तो बनेगा नहीं है। अब ये जो अपाइकल पफ है, ये कितना होना चाहिए, कितनी डायमेंशंस का होना चाहिए, इसका क्रॉस सेक्शन इतना इतना और इतना इतना पे फिक्स हो जाना चाहिए, कि ये इतना बड़ा हो जाना चाहिए, कि ये इतना होना चाहिए, इसके बारे में कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। देयर इज अ क्रेजी फ्रीकिंग पीपल रनिंग आफ्टर दिस अपाइकल पफ just to tell that we have sealed the root canal perfectly. Now here is a very genuine question. आपकी जो कैनाल है बेसिकली वो हमें सील कहाँ करनी है, माइनर कंस्ट्रक्शन पे। आई एम लीस्ट बॉदर्ड अबाउट दिस मेजर कंस्ट्रक्शन की यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे वैसे भी ब्लड वेसल्स थी, वैसे भी नर्व फाइबर्स थे, हमने इसी वजह से माइनर कंस्ट्रक्शन पे रखा, पहली चीज। दूसरा, एनाटॉमिकल फीचर्स के हिसाब से अगर बात करें तो यहाँ आने के बाद में ये बन जाता है आपका सीमेंटोडेंटाइनर जंक्शन, मतलब ये पूरा एरिया सिर्फ और सिर्फ सीमेंटम है और कुछ तो है नहीं, ये पूरा का एरिया सीमेंटम है और तो कुछ है नहीं। तो अल्टीमेटली अगर मैं यहाँ से सीलर इसको यहाँ से यहाँ तक बहा रहा हूँ, तो मैं किसको सील कर रहा हूँ बेसिकली, सीमेंटम को। सीमेंटम में कोई नर्व फाइबर ब्लड वेसल्स तो होती नहीं है, ना ही लेटरल एसेसरी कैनाल्स होती हैं जो मुझे जितना बॉदर करने की जरूरत पड़े। अब अल्टीमेटली मैंने अगर इनकेस कोई फॉरेन बॉडी इस एरिया में डाल दिया है, इस एरिया में मेरी नेचुरल बॉडी के टिश्यूज हैं, मेरी ब्लड वेसल्स हैं, मेरी नर्व फाइबर्स हैं, जिनको यहाँ से एम्प्यूट करके मैं निकाल चुका हूँ, वो जब इरिटेट होंगी तो एक नॉर्मल डफ्ट पे जा करके उसको मैसेज पास नहीं करेंगी दैट आई गॉट अ फॉरेन बॉडी रिएक्शन। ये जब होता है तो पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव सेंसिटिविटी होती है, एंड इसकी वजह से हम फिर से एंटीबायोटिक और पेन किलर्स बॉडी में डालते हैं। सो व्हाई इज दिस क्रेजी थिंग गोइंग ऑन अराउंड, और हम क्यों इसको फोकस करना चाह रहे हैं बेसिकली, सिर्फ इस वजह से कि हम ये जान पाएं कि हमारा रेडियोग्राफ में एक सीलिंग अच्छी दिख रही है। मेक्स नो सेंस। आप अगर इनकेस यहाँ पे अपना माइनर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर से सील कर चुके हैं, आपका यहाँ का लेटरल एसेसरी कैनाल जितनी भी थी वो सब प्रॉपर तरीके से सील हो चुकी हैं, आपका एंडो कभी फेल नहीं होने वाला है। लेकिन आपने अगर ये कर दिया, एंड ये करने के साथ में आपने रेजिन भी बाहर निकाल दिया, रेजिन वैसे भी बायो कंपैटिबल नहीं माना जा रहा है, तो आप इसको बॉडी के अंदर कितना रिएक्शन देने वाले हैं वजह से, दिस इज टोटली हाइपोथेटिकल। I am sealing that tissue which does not have any nerve fibers, no blood vessels, nothing, is totally dead. Cement. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सीलर जाता है तो प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सीलर जाना तो बेसिकली आप उन केसेस में भेजोगे ना जिनमें इस तरीके की पैथोलॉजी है नीचे। भाई उसके लिए तो हम लोगों ने वैसे भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मैंने बात करी थी मेडिकामेंट आप बाहर डालो, जानबूझ के डालो, ताकि यहाँ पे रीजनरेटिव एक्टिविटीज स्टार्ट हो। तभी मैंने ये भी बोला था कि आप उसको निकालो। जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल यूज करते थे तब भी फ्लो करा देते थे। जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल थोड़े टाइम के बाद में आपके आप खुद का रिजॉर्व हो जाता है, सेल्फ रिजॉर्वेबल है बेसिकली, तो वो उस जगह को ऐसे ही छोड़ देने वाला है। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम अपने इस एरिया को सील करने का जो क्राइटेरिया है
वो इस पफ को बना चुके हैं और वो भी सीलर पे छोड़ चुके हैं कि मेरा सीलर अगर इनकेस बाहर यहाँ पे फ्लो कर गया तो मेरी कैनाल 100% सील्ड है, ठीक है, विच एक्चुअली इज नथिंग, सर एक मिसकंसेप्शन सर है। पफ तो हम पहले ही बनाते थे, रेजन बाद में इंट्रोड्यूस हुए हैं। पफ बनाने का जो कंसेप्ट है बेसिकली वो जो किताबों में लिखा गया है, अगर इनकेस कोहेन में चेक करो या इंगल में चेक करो, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे रेडियोग्राफ दिए हुए हैं। उन्होंने कहा क्या है, ये जो लेटरल एसेसरी कैनाल्स है ना, इन्होंने बाहर मटेरियल फ्लो करके ये पफ बनाया है रादर देन कि ये कैनाल ने फ्लो करके बाहर बनाया है। देयर इज अ डिफरेंस। Flowing through these lateral accessory canals of the puff going outside and creating a wall on the cementum definitely makes sense. लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से फ्लो करके इसको यहाँ से सील कर रहे हैं, which is not making sense. आप ये कैसे मान के चल सकते हैं कि मैंने यहाँ से, अच्छा लोग करते क्या है, पतला सीलर बनाएंगे उस चक्कर में, they'll make it thin and then flow it outside. And flow करने के बाद में यहाँ पे एक ऐसा बन जाएगा ये, ठीक है, और बहुत अच्छा हो गया भाई साहब। यहाँ पे तो कुछ गया ही नहीं, यहाँ पे तो कुछ सीलिंग ही नहीं हुई, लेकिन ये बहुत अच्छा हो गया। बाहर करिए पैकिल वाइट कलर, बाद में पेशेंट आ रहा है सूजन के साथ में, वो अलग प्रॉब्लम है, लेकिन ये बहुत अच्छा है, विच इज नॉट द बेसिक क्राइटेरिया। रूल्स फॉलो करो, 2+2 = 4, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सो हमारा माइनर कंस्ट्रक्शन पे सीलिंग रुकना चाहिए। अगर इन केस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बाहर परकुलेट कर जाता है तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। कितना फ्लो करना है वो मैं आपको रेडियोग्राफ भी दिखाऊंगा अभी। ये इस तरीके की कैनाल्स सिस्टम, सीमेंटम। अब हुआ क्या, बेसिकली यहाँ से जो लेटरल कैनाल्स थी, एसेसरी कैनाल्स थी या अपाइकल डेल्टास थे, उनसे जब सीलर निकलता था तो वो कभी कदार इस तरह से बाहर निकल जाता था, विच यूज टू क्रिएट अ लेयर आउटसाइड। ऐसा ठीक है, दिस वॉज ओके, ठीक है, बट इफ यू आर डूइंग दिस इन दिस मैनर कि आपका ये सीलर इसी मेन कैनाल से बाहर निकलने के बाद में इट इज क्रिएटिंग अ रेडियोग्राफिक इमेज लाइक दिस, जो कि मेजर केसेस में बनती है। दिस इज नॉट क्रिएटिंग एनी प्रॉफिट टू द पेशेंट, ठीक है। ये वाली इमेज अगर इनकेस आपको बनानी है या इस लेवल पे आपको फ्लो करना है, उसके लिए ज़रूरी क्या है कि आपके कैनाल का टिप जो है बेसिकली इधर उसमें अपाइकल डेल्टा हो या फिर उसमें ट्रांसपोर्टेशन हुआ हो, ठीक है। अब एक ट्रांसपोर्टेशन का इमेज समझो, इस तरीके का कैनाल था, अभी आपको वो केस भी दिखाएंगे, ठीक। अब बेसिकली था क्या कि ये जो कैनाल है इसमें आइडली अगर आप देखो तो ये इस तरीके की कैनाल थी, बट द डेंटिस्ट कुड नॉट मैनेज एंड इंस्ट्रूमेंट डालने के बाद में यहाँ से इसका ट्रांसपोर्टेशन कर दिया। सो व्हेन द ट्रांसपोर्टेशन वाज डन, यहाँ पे आने के बाद में ये पैथोलॉजी यहाँ पे बन के रह गई, विच कुड नॉट बी क्लीन। अब अल्टीमेटली यहाँ से आपको ये कैनाल क्लीन करनी पड़ेगी। क्लीन करने के बाद में ये जो एरिया है इसको डिसइंफेक्ट करना पड़ेगा। तो डिसइंफेक्ट करने के लिए अल्टीमेटली हुआ क्या कि ये इस तरीके का एक वाइडेड एरिया बन जाता है, ऐसा, ठीक है। अब अगर इनकेस ये वाला आपका एरिया है, इस वाले एरिया को आपको सील करना है, तो ये एरिया में यहाँ तक का पोर्शन डेफिनेटली सील करना बनता है, क्योंकि यहाँ पे इस एरिया में आपने ब्लीडिंग्स वगैरह इंट्रोड्यूस कराई थी। ये जो नेचुरल टिश्यू था इसको आप यहाँ से इतना एरिया कट कर चुके हैं, कैनाल ट्रांसपोर्टेशन हो चुका है, तो इस एरिया को आप आर्बिट्रेटली बनाएंगे ना आर्टिफिशियल तरीके से। तो इस वाले एरिया में अगर इनकेस मेरा सीलर आकर के रुकता है एंड आने के बाद में यहाँ पे इस तरीके की रेडियोग्राफिक इमेज आती है, दैट डेफिनेटली मेक सेंस। जीपी अभी भी यहीं पे रुकना चाहिए ऐसे इतने एरिया में। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इस एरिया को मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या मेडिकेटेड सीलर से आप इसको पैक कर दीजिए, ठीक है। ये वैसा ही हो गया जैसे तुम्हारा परफोरेशन है, तो उस एरिया में डेफिनेटली इस एरिया को आप सील करिए। लेकिन एक नेचुरल टूथ को क्यों
एक नॉर्मल टूथ को क्यों? एक एनाटॉमिकल वेरिएंस हो गया आइट्रोजेनिक फॉल्ट की वजह से, परफोरेशन हो गया, कैनाल ट्रांसपोर्टेशन हो गया, जिपिंग हो गई, उन वाले केसेस में तो डेफिनेटली आपको पुश करना पड़ेगा, यू हैव टू मेक योर सीलर फ्लो, अदरवाइज व्हाई आर यू पुशिंग दिस? अगर ये अपने आप आ जाए तो इवन सर बेटर। अगर पैथोलॉजी है या फिर बोन लॉस है हाँ और फिर हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फ्लो करा दिया, हाँ चलेगा बिल्कुल। पैथोलॉजी में तो आप ऐसे ही मेडिकामेंट डालेंगे अपना, वो मेडिकामेंट को फ्लो होने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ परमानेंट ऑब्जर्वेशन आप डेफिनेटली अपना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फ्लो कर दीजिए एंड दैट विल मेक सेंस। आप खुद सोचो यहाँ पे आपकी लमाइना ड्यूरा है इतनी क्लोज, यहाँ कोई स्पेस ही नहीं होता, एंड उस जगह पे हम पुश कर देते हैं एक फॉरेन बॉडी, रीजंस तो कभी रिजॉल्व ही नहीं होती और ये इरिटेट करती रहेंगी लमाइना सर ड्यूरा। बेसिकली हमें रीजन के केस में कॉशियस होना चाहिए 100%। और अगर 100%। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कुछ चला भी जाता है, हाँ अगर हल्का फुल्का चला भी जाता है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट नॉर्मल टूथ में कोशिश ये करो कि माइनर कंस्ट्रक्शन पे ही आपका सब खत्म होना चाहिए, नीचे बिल्कुल क्लीन एटमॉस्फेयर दिखना चाहिए। जितना ज़्यादा गंदगी नीचे करोगे उतना ही ज़्यादा पेशेंट को पोस्ट ऑपरेट होता क्या है, पीपल डूइंग वो होता है कि आई एम अ वेरी गुड एंडोडोंटिस्ट, आई डिड अ वंडरफुल रूट कैनाल, दे पर्पसली पुश इट आउटसाइड द पीरियडेक्स, तो कई बार जीपी भी रह जाता है और कई बार सीलर भी बाहर रह जाता है, एंड व्हेन यू ट्राई एंड रिट्रीव दैट जीपी वो टूट जाता है एंड द पर्सन इज इनटू आता है कि देखो कितना अच्छा परमानेंट सीलर लॉस। फ्लो करा। हाँ और वो रेडियोग्राफ में दिखता नहीं है, एंड जब वो रूट कैनाल रीआरसी के लिए जाता है देन आस्क द पेशेंट कि वो ट्रॉमा क्या होता है मेंटल व्हेन द जीपी इज नॉट रिट्रीव्ड, समझ रहे हैं? सो दैट इज नॉट मेकिंग सेंस। आप नॉर्मल माइनर कंस्ट्रक्शन पे अपना ऑब्जर्वेशन रोकिए, टेक्स्ट में यही लिखा गया है, सीलर को लेटरल कैनाल्स में जाने दीजिए, उससे पर्कुलेट होकर के अपना एक सील बनाने दीजिए, which is good, but when you are flowing it purposely outside the canal and this is not flowing, making no sense. बात समझ में आ गई? So this is how a apical puff has to be created.